हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं जेपीएससी पीटी के सिलेबस को कवर करवा रही हूँ, तो यह वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जेपीएससी पीटी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या करवा चुका है। तो इसमें मैं सबसे पहले जो इसका भाग ए है झारखंड का इतिहास, जिससे 8 प्रश्न पूछे जाने हैं, टोटल 16 मार्क्स के, तो इसे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद है भाग बी, जिसमें है झारखंड का आंदोलन, तो इससे 7 प्रश्न पूछे जाने हैं, टोटल 14 मार्क्स, तो इसे भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट भाग है सी, झारखंड की विशिष्ट संस्कृति। फ्रेंड्स, मैं इसे स्किप की हुई हूँ, मैं इसे बाद में कंप्लीट करवा दूंगी। देन उसके बाद है भाग डी, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। इससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, टोटल 10 मार्क्स के। तो आज मैं इसी को करवाऊंगी फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड मैं कई वीडियो बना के डाल चुकी हूँ यूट्यूब में। झारखंड के कला एवं संस्कृति नाम से प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे झारखंड के प्रमुख किले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पलामू किला। पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में है। इसका निर्माण चेरोवंशी शासकों ने करवाया था 1619 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ 2 किले स्थित है। ठीक है, एक है पलामू का पुराना किला। पूछा जाता है पलामू का पुराना किला का निर्माण किसने किया? तो चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने। और पलामू के नए किले का निर्माण किसने किया है? तो चेरो राजा मेदिनी राय ने। ठीक है, और ये दोनों किस शासक के समकालीन थे? तो ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। इस किले में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है, जो कि दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में करवाया है। और यह किला कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और इस किले का नागपुरी दरवाज़ा जो है वो अत्यंत आकर्षक है, और इसकी ऊंचाई 40 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न में स्टार किया गया है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट किला है विश्रामपुर का किला, जो कि कहाँ है? तो पलामू में। इसकी विशेषता को भी देख लेते हैं। इसका निर्माण चेरोवंशी राजा तड़वन द्वारा करवाया गया था। इस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट है रोहिल्लो का किला। रोहिल्ला का किला जो है वो जपला पलामू में स्थित है, और इसका निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया है। और यह किला देखने में कैसा है? तो यह किला देखने में त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, नेक्स्ट किला है चैनपुर का किला। ये भी कहाँ है? तो पलामू में है, और इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने करवाया था। यह जो किला है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोयल नदी के तट पर स्थित है। इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का निर्माण कराया गया है। ठीक है, इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक नए स्मारक का भी निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है तेलियागढ़ किला, जो कि कहाँ है? राजमहल पहाड़ी साहिबगंज में है, और इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है। ठीक है, यदि स्थान का नाम दे दे तो साहिबगंज हो जाएगा, और वही किला का नाम पूछ दिया जाए तो तेलियागढ़ किला हो जाएगा। नेक्स्ट जो किला है वह है पंचकोट का किला, और यह कहाँ स्थित है? तो यह है पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? तो पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। 5 कोटों यानी कि दीवारों से घिरे होने के कारण इस किले का नाम पंचकोट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट किला है रामगढ़ के किला, जो कि रामगढ़ जिला में स्थित है। इसका निर्माण सबल राय के द्वारा करवाया गया था, और इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल मुगल शैली की तरह दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट जो किला है वो है पद्मा का किला, जो कि हजारीबाग में स्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी बना दिया गया है। ठीक है, पद्मा का किला है उसको राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी बना दिया गया है। नेक्स्ट जो किला है वह है बादाम का किला, और यह कहाँ स्थित है? तो यह हजारीबाग में है, और इसका निर्माण
रामगढ़ के राजा हेमंत राय के द्वारा करवाया गया है। 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट है नवरत्नगढ़ का किला, जिसको नवरत्नगढ़ महल या तो दोयसा का किला भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह गुमला में स्थित है। और यह महल जो है वो कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों यानी कि दीवारों से घिरा हुआ है। इसका निर्माण दुर्जनशाल ने करवाया था। नेक्स्ट जो किला है वह है पालकोट का राजमहल। इस जो पालकोट का राजमहल है वो कहाँ स्थित है? तो यह गुमला में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है नागफेनी का राजमहल, जो कि गुमला में है। एंड पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का जो समय है वह है 1704 ईस्वी। इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है, जिसमें पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट जो किला है वह है जैतगढ़ का किला, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, वैतरणी नदी के किनारे। और इसका निर्माण पोराहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है जगन्नाथ का किला, इसे पोराहाट का किला भी कहते हैं। यह कहाँ है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण पोराहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट जो किला है वह है चक्रधरपुर की राजवाड़ी, यह भी पश्चिमी सिंहभूम में लोकेटेड है। इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह ने 1910 से 20 ईस्वी में करवाया था। और इसका निर्माण जो है वह राजमहल की ईंटों से करवाया गया था। ठीक है, राजमहल। नेक्स्ट है राजा की पुत्री शशांक मंजरी द्वारा इस किले का विक्रय कर दिया गया था। ठीक है, इस किले का विक्रय किसके द्वारा कर दिया गया था? तो राजा की पुत्री शशांक मंजरी के द्वारा। नेक्स्ट जो किला है वह है रातू का किला, और यह रांची में है। नेक्स्ट है झरिया महल, वह धनबाद में है। झरिया जो कि धनबाद में है जगह का नाम। झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यही थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले मंदिर हम लोग देखेंगे वैद्यनाथ मंदिर। कहाँ है? तो देवघर में है। और इसकी क्या विशेषता देख लेते हैं। तो गिद्धौर राजवंश की 10वीं राजा पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह पूछा गया है प्रश्न फ्रेंड्स। और यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है बासुकीनाथ मंदिर, और यह कहाँ स्थित है? तो यह दुमका में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बांसाकी ताती ने बासुकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बासुकीनाथ की जो कथा है वह समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत की मथानी बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। ठीक है, पर्वत की मथानी बासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो रजरप्पा नदी यानी कि रामगढ़ जिला में स्थित है। और यह जो नदी है वो किस नदी के संगम पर स्थित है? दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका मंदिर कहा गया है। ठीक है, यह कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है उग्रतारा मंदिर, या इसको नगर मंदिर भी कहते हैं। यह कहाँ है? तो यह लातेहार में स्थित है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। ठीक है, काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है यहाँ। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है भद्रकाली मंदिर, जो कि इटखोरी में स्थित है। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति जो है वो तीनों रूपों में सौम्य, उग्र तथा काम के रूप में यह प्रतिनिधित्व करती है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह 3 धर्म हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से यह मंदिर जो है वह संबंधित है।
इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग भी उकेरे गए हैं। इस मंदिर में कोठेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है और जिसके चारों ओर भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो है उसमें अंकित है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है कोलेश्वरी मंदिर, जो कि कहाँ है, कोलुआ पहाड़ चतरा में। यह पहाड़ जो है वो हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों का संगम स्थल है। जैसे कि मैंने अभी बताया इटखोरी मंदिर, उसी तरह से कोलेश्वरी मंदिर को जो भी है वह तीनों धर्मों का संगम स्थल है। यह पहाड़ 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन का साधना स्थल भी माना जाता है। ठीक है, जिनसेन कौन थे, तो जैन महापुरुष के रचनाकार थे। कोलुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं भी स्थापित की हुई है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है वह लगभग 1575 फीट है। ठीक है, यानी कि जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1575 फीट है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है वासुदेव राय मंदिर और यह कहाँ अवस्थित है, तो यह कोराम्बे गुमला में स्थित है। इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर हापा मुनि गांव गुमला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो नागवंशी राजा गजहट ने 1908 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है जो कि एक तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित थे वो कौन थे, तो द्विज हरिनाथ थे। ठीक है, इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ जी थे। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो यह रांची में है, जगन्नाथपुर में, जिसका निर्माण 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाहदेव ने करवाया था और यह प्रश्न पूछ लिया गया है। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां भी प्रतिष्ठापित हैं। यह मंदिर पूरी उड़ीसा की जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। ठीक है, इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है वंशीधर मंदिर। वंशीधर मंदिर कहाँ है, तो यह नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। 1885 ईस्वी में स्थापित इस मंदिर में अष्टधातु से निर्मित वंशीधर कृष्ण की मूर्ति जो है वह प्रतिष्ठापित है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है तपोवन मंदिर, जो कि कहाँ है, तो देवघर में। भगवान शिव की यह जो मंदिर है वो भगवान के शिव के मंदिर को समर्पित है और भगवान शिव के इस मंदिर में अनेक गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सीता जी ने तपस्या की थी। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है माँ योगिनी मंदिर और यहाँ ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो यह गोड्डा में, बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है। और इसकी क्या मान्यता है, तो इस मंदिर की जो मान्यता है वो यह है कि यहाँ माँ सती जी की दाहिनी जंघा गिरी हुई थी जिसकी आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण चारुशीला देवी ने कराया था। किसने, तो चारुशीला देवी ने। जो नेक्स्ट मंदिर है वह है युगल मंदिर और यहाँ यह जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो यह देवघर में स्थित है। इसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में कितनी लागत आई थी, तो 9 लाख की लागत आई थी। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है बेनीसागर का शिव मंदिर और यह कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। इसका निर्माण 602 से 625 ईस्वी के बीच संभवतः गौड़ शासक शशांक द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी की 33 छोटी छोटी मूर्तियां मिली है जिसमें है हनुमान, गणेश व दुर्गा की प्रतिमाएं प्रमुख है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है सूर्य मंदिर जो कि बुंडू में स्थित है, रांची। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दी गई है, तो सूर्य मंदिर को। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में निर्मित किया गया है। इस मंदिर के जो शिल्पकार थे वो कौन है, तो SRN कालिया जी, SRN कालिया। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है देवड़ी मंदिर
और यह देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो तमाड़ यानी कि रांची में। और यह जो मंदिर है वह 16 भुजी देवी की मूर्ति स्थापित है यहाँ। देवी की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा इसके अगल बगल सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी के द्वारा यहाँ पूजा करवाया जाता है। कहाँ? तो देवड़ी मंदिर में। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है अंजन धाम मंदिर, और यह कहाँ है? तो यह अंजन ग्राम गुमला में स्थित है। इसे हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है और यहाँ देवी अंजना की भी मूर्ति स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है महादेवशाला मंदिर, और यह मंदिर कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। यह मंदिर मनोहरपुर और गोइलकेरा स्टेशन के बीच महादेवशाला में स्थित है। श्रावण माह में प्रत्येक सोमवार तथा शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है सहस्त्रबुद्ध कांटेश्वर नाथ मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? चतरा में। नेक्स्ट है झारखंड धाम मंदिर, तो कहाँ है? गिरिडीह। गिरिडीह को झारखंड धाम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुमला में। यह जो स्थान है वह परशुराम से जोड़कर इस स्थान को देखा जाता है। इस एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त जो फरसा है वो भी यहाँ गड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध पाशुपात संप्रदाय से है। ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है वह है आमरेश्वर धाम, जो कि कहाँ है? खूंटी जिला में। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के लोकगीत। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है। संथाल जनजाति के जो लोकगीत है उनके बारे में। तो इसके तो बहुत सारे लोकगीत है फ्रेंड्स, इसमें उतना नाम मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। दौड़, लागड़ी, बाहा, सोहराही, डहार, पातवार, भिनसार, गोलवाड़ी, डाटा, धुरु मजाक, रिंजा, झीका, दसाई, वीर सेरेन। ठीक है। मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोराही, डहार, पातवार, भिनसार, गोलवारी, डाटा, धुरु मजाक, रिंजा, झीका, दसाई, वीर सोरेन। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला है दौड़। तो दौड़ जो गीत है वो किससे संबंधित है? तो विवाह संबंधी गीत से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें वीर सेरेन। तो वीर सेरेन जो है वो जंगल के गीत से संबंधित है। एंड नेक्स्ट है इसमें सोहराय। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लोकगीत है मुंडा जनजाति के। तो मुंडा जनजाति के कौन कौन से लोकगीत हैं? तो इसके जो लोकगीत है वह है जदूर, गेना, कर्मा, जरवा, अड़ंदी, जापी। ठीक है। जदूर, गेना, कर्मा, जरवा, अड़ंदी, जापी। तो इसमें जदूर जो गीत है वो कब गाया जाता है? तो सरहुल पर्व में। ठीक है। और अड़ंदी जो है वह विवाह संबंधी गीत है। नेक्स्ट जो है जापी। तो जापी जो लोकगीत है वो शिकार संबंधी गीत है। एंड नेक्स्ट है कर्मा। नेक्स्ट हो जनजाति में जो गीत प्रचलित है वह है वाह। वाह जो है वह बसंत गीत है। नेक्स्ट है हैरो। हैरो जो गीत है वो धान की बुआई के समय गाए जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है नोमनामा। नोमनामा गीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। एंड नेक्स्ट जो है उराव जनजाति। ठीक है। तो उराव जनजाति के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है उसको भी मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वह है सरहुल, जतरा, धुरिया, अषाढ़ी, कर्मा, मठा, जदूरा। ठीक है। सरहुल, जतरा, धुरिया, अषाढ़ी, कर्मा, मठा, जदूरा। तो इसमें तो सरहुल दिया हुआ है। तो सरहुल जो है वह बसंत गीत है और जतरा, धुरिया, कर्मा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ गीत है और उसकी गाए जाने वाला अवसर है तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है झंझाइन। तो झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो जन्म के समय। ठीक है। जब भी कोई बच्चा वहाँ जन्म लेता है तो स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला यह गीत है झंझाइन। नेक्स्ट है डईड धरा। तो डईड धरा जो गीत है वो कब गाया जाता है?
तो यह वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रातःकाली, तो इसका जो प्रदर्शन होता है वह प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह किया जाता है। नेक्स्ट है अधरतिया। अधरतिया का प्रदर्शन कब होता है? तो यह मध्य रात्रि में किया जाता है। नेक्स्ट है कजली। कजली का जो गायन होता है वह वर्षा ऋतु के समय होता है। नेक्स्ट है औंधी। तो औंधी जो गीत है वह विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है डोमकच, कहीं कहीं डमकच भी देखने को मिलेगा। तो यह अत्यंत रसीला एवं मधुर गीत है जो कि विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अब हम लोग झारखंड के लोक नृत्य को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे छऊ नृत्य। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ झारखंड में ही हुआ, सरायकेला में, और यहीं से यह विस्तारित हुआ है। उड़ीसा में मयूरभंज में इसका विस्तार हुआ है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में। अपने विशिष्ट शैली के कारण ही यह जो छऊ नृत्य है उसको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हुई है। और यह नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान? तो यह है पुरुष प्रधान। ठीक है। इसका विदेश में सर्वप्रथम जो प्रदर्शन हुआ था वह 1938 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका प्रथम बार प्रदर्शन किया गया। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी 3 शैलियाँ देखने को झारखंड में मिलती है। ठीक है, इसकी 3 शैलियाँ देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ? तो झारखंड में सरायकेला में, उड़ीसा के मयूरभंज में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में। इसमें जो पुरुष होते हैं वह मुखौटा पहनकर पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कठोरवा नृत्य होता है उसमें भी पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबंधित करते हैं। इसमें प्रशिक्षक गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है। इस नृत्य में, किस नृत्य में? तो छऊ नृत्य में। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है जदूर नृत्य, जो कि उरांव जनजाति में काफी प्रचलित है। इस नृत्य को नृशंस को भी कहा जाता है। यह नृत्य कोलोम शिंगबोंगा पर्व यानी कि फागुन के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है, यानी कि फागुन से लेकर चैत तक यह नृत्य चलता है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का भी प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसमें लय, ताल तथा राग के अनुरूप वीरताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं इसमें नृत्य करती है। ठीक है, जदूर नृत्य में। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है जपी नृत्य। और इस नृत्य की क्या विशेषता है? तो यह शिकार नृत्य है। ठीक है। यह सरहुल पर्व चैत से प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व आषाढ़ तक चलता है, चैत से आषाढ़ तक। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है कर्मा। इसको लघुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। यह आषाढ़ी पर्व से प्रारंभ होकर सोहराय पर्व तक चलता है। ठीक है, आषाढ़ी पर्व से लेकर सोहराय पर्व यानी कि आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक चलता है। यह नृत्य मुख्यतः कर्मा पर्व के अवसर पर किया जाता है। यह सरहुल पर्व चैत में प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है पाइका। यह ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक जो होते हैं वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नर्तकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना होता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वह रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर लगी पगड़ी टोपी बांधते हैं, जो कि यह प्रश्न पूछा गया है। यह नृत्य के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन भी है। ठीक है, यह केवल पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो पाइका नृत्य कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है जतरा नृत्य। तो यह सामूहिक नृत्य है जो कि उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है नचनी नृत्य।
और यह है पेशेवर नृत्य। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है नेटवा नृत्य और यह पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके यह नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। यह धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। ठीक है, सील की। यह नृत्य मंडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है झूमर नृत्य। तो जो झूमर नृत्य है वह फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है और यह जो नृत्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य की श्रेणी में आता है। जनजातियों द्वारा विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर जो नृत्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है कठोरवा नृत्य। कठोरवा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, और कौन से नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर करते हैं? तो वह है छऊ नृत्य। नेक्स्ट है मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य जो है वो मुंडा जनजाति में प्रचलित है। इसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है गोंग नृत्य। तो गोंग नृत्य जो है वह हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है मगाह नृत्य। मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह भी हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है लांगड़े नृत्य। तो यह किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में। ठीक है, दौड़ लांगड़े ये सब संथाल जनजाति की लोक नृत्य है। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है बाहा नृत्य। तो बाहा नृत्य भी संथाल जनजाति द्वारा बाहा पर्व के समय किया जाता है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों को समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बार नृत्य। तो यह नृत्य हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है डाहर नृत्य। यह नृत्य संथाली जनजाति द्वारा नृत्य सड़कों पर किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति द्वारा नृत्य जो है वह सड़कों पर किया जाता है, डाहर नृत्य। नेक्स्ट जो नृत्य है वह है दसाई नृत्य। तो यह भी संथाल जनजाति का पवित्र नृत्य है। इस नृत्य में परिधान एवं गहनों को धारण किया जाता है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है डमकच। इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेरो नृत्य। तो इस नृत्य के आयोजन धान की बुआई के समय होता है। ठीक है, धान की बुआई के समय हेरो नृत्य का आयोजन होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से गायन व नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा नृत्य। तो इस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहार व बारात की स्वागत के समय किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो नर्तक होते हैं वो बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ से दोधारी तलवार पकड़े होते हैं। नागपुरी क्षेत्र में पांडे दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है और जरगा नृत्य। तो इस नृत्य में महिलाओं का एक दल होता है। नृत्य के दौरान जो महिलाएं होते हैं वो तीव्र गति से नृत्य करती हुई वर्गाकार घूमती है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वह है सोहराय। तो इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गौशाला में पूजा की जाती है। नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, इस नृत्य के दौरान पुरुष गाँव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। कुछ नृत्य से संबंधित महीने हैं, जैसे जयदूर नृत्य कब होता है? तो फागुन चैत यानी कि सरहुल के समय। कर्मा नृत्य कब होता है? तो आषाढ़ भादो और कार्तिक के समय। माघा पर्व कब होता है? तो कार्तिक फागुन के समय। जपी नृत्य कब होता है? तो चैत आषाढ़ के समय। और सोहराई नृत्य कब होता है? तो कार्तिक के समय।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के लोकनाट्य। तो सबसे पहला लोकनाट्य जो देखेंगे वह है जट जटिन। प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह में कुंवारी लड़की द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वह है भकुली बंका। इसका आयोजन श्रावण यानी श्रावण से कार्तिक माह तक किया जाता है और इसका प्रदर्शन जट जटिन के साथ ही किया जाता है। इसमें जो भकुली है वो उसका अर्थ है पत्नी और बंका का अर्थ है पति। ये दोनों के वैवाहिक जीवन का दर्शाया जाता है, ठीक है, प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वह है समा चकेवा। यह जो लोकनाट्य है वह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बालिकाएं होती है वो अभिनय करती है। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वह है डोमकच। तो इसकी क्या विशेषता है? तो यह स्त्रियों द्वारा आयोजित घरेलू लोकनाट्य है। इसमें हास, परिहास, अश्लील हाव भाव व संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। पुरुषों को इस लोकनाट्य को देखने की मनाही होती है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किस लोकनाट्य को देखने की मनाही पुरुषों को होती है, तो वह है डोमकच। नेक्स्ट है कीर्तनिया। तो इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो झारखंड में 3 तरह के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट है तंतु, सेकेंड है सुशीर वाद्य और थर्ड है ताल वाद्य। तो सुशीर वाद्य हम किसे कहेंगे? तो जिसको फूंक कर बजाया जाता है, और ताल वाद्य जिसको ठोक कर बजाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग तंतु वाद्य को देखेंगे। तो पहले इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसे वाद्य जिनमें तात यानी कि रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि। तो तंतु वाद्य में सबसे पहले हम लोग एक तारा को देखते हैं। तो यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि एक तारा का जो है इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर, और इसका प्रयोग सामान्यतः कौन करते हैं, ठीक है, तो साधु संत के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रा या केंद्री। तो केंद्रा का निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला जो हिस्सा होता है वह कछुए की खाल या नारियल की खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं। इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है भुआंग। यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो पूछा जा सकता है संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भुआंग। इसका प्रयोग नृत्य एवं संगीत में किया जाता है। इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें धनुष जैसी ध्वनि भुआंग निकलती है। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य है। नेक्स्ट है बनम। इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण होता है वह नारियल को काटकर उस पर गौ का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसकी तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है।
इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, जिसके कारण इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो टाइप्स 2 है सुशीर वाद्य यंत्र, अब उसको देखते हैं। तो ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, शिंगा, मुरली, मदन भैरी। तो सबसे पहले हम लोग बांसुरी को देखते हैं। तो यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बात से बहुत अच्छी बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है, डोंगरी बांस। नेक्स्ट है शहनाई, इसे सनाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वह छऊ, पाइका तथा नटुआ नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है। झारखंड के जनजातीय समुदाय में शादी, विवाह, पर्व, त्योहार तथा अन्य अवसरों पर भी इसका वादन किया जाता है। नेक्स्ट, यह झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य है। ठीक है, यानी कि शुभ का प्रतीक है। नेक्स्ट है सिंगा, इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसे छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के वक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मदन भैरी, तो इसका वादन ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी के नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट है ताल वाद्य, तो ऐसे वाद्य जिन्हें पीटकर बजाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ताल वाद्य कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो है मादर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धामसा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मादर। तो यह झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसे तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है, यह पूछा गया प्रश्न है। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी, लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है और इसकी आवाज़ जो होती है वो अत्यंत गूंजदार होती है। नेक्स्ट है ढोल, झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। जो इसका निर्माण जो है वह कटहल, आम, गम्हार की लकड़ी की खोल से किया जाता है। इसके मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा या मुंडा भी झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। इसका प्रयोग आदिवासी और साधारण दोनों समुदाय में किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, मध्यम, छोटे तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है और यह प्रश्न पूछा गया है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ढाक, तो यह ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य है। आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी के खाल में मढ़कर किया जाता है। इसका वादन जो है वो कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है, जैसे कि पाइका तथा नटुआ नृत्य। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। नेक्स्ट है धामसा या कुड़ू धतु। इसका वादन जो होता है वह ढोल, मांदर आदि की सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है और इसकी आकृति कैसी होती है, तो कड़ाही जैसी होती है। ठीक है, तो इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि धामसा को अन्य किन नाम से जाना जाता है, तो इसको कुड़ू धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।